पत्नी को जमीन से बेदखल करना तो 5 काम करने पड़ेंगे पति को, वरना वो जमीन लेके चली जाएगी। जैसे इस केस के अंदर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पति के मरने के बाद पत्नी सारी जमीन लेके चली गई, जिसकी कोई संतान भी नहीं है, क्योंकि पति ने ये 5 काम जो तसल्ली बख्श नहीं किए थे। जजमेंट अभी का है 6 जुलाई 2026 का है। और 5 काम थे कौन से, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। पहली चीज, अगर कोई भी हस्बैंड वाइफ है साहब जिनके बीच में अनबन चल रही है और पति नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद जो है मेरी प्रॉपर्टी मेरी वाइफ के हिस्से में जाए, तो वो ऐसी प्रॉपर्टी की विल बनवा सकता है। अब प्रॉपर्टी जनरली 2 तरीके की मानी जाती है, एक कमाई हुई प्रॉपर्टी होती है और एक जो अपने खानदानी प्रॉपर्टी होती है। अब ये देखा जाएगा कि वो हक किसमें से नहीं देना चाहता है, जिसमें से भी हक नहीं देना चाहता है उसकी वो विल बनवा सकता है। लेकिन विल बनवाते टाइम 5 चीजें उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस केस के अंदर जो विल थी उसमें खामियां पाई गई। पति ने विल बनाई थी अपने मरने से पहले कि प्रॉपर्टी जो मेरी वाइफ को ना दी जाए, लेकिन उस विल में खामियां पाई गई और कोर्ट ने क्या कर दिया, भाई वाइफ का पहला हक है तो सारी प्रॉपर्टी उस वाइफ को दे दो। भाई जिनके बीच में उस टाइम शायद अनबन हो रही थी या फिर उनकी कोई संतान नहीं थी, फिर भी कोर्ट ने उस वाइफ को प्रॉपर्टी दिलवा दी। पहली चीज, अगर आप भी अपनी जमीन की विल बना रहे हो तो उस जमीन की पूरी जानकारी उस विल के अंदर जरूर लिखना जी, जो कि इस केस के अंदर जो विल थी उसमें खामियां पाई गई है। जानकारी प्रॉपर नहीं थी भाई ये किस जमीन की बनी हुई है। जिस भी जमीन की आप विल बना रहे हो एटलीस्ट उस जमीन की पूरी जानकारी तो उस विल के अंदर मेंशन करो कि ये जमीन यहां पे है, तो उस जमीन की पूरी जानकारी मेंशन करनी पड़ेगी। सेकंड जो है, उस जमीन का जो ओनर है, यानी कि जो भी अगर वो है, जैसे पति ओनर था, तो उस पति को अपनी पूरी जानकारी उस विल के अंदर देनी पड़ेगी कि भाई मेरा नाम क्या है, मैं कहां का रहने वाला हूं, मेरा रेजिडेंस कहां पे है, और वो जो जमीन है वो जमीन मेरे मालिकाना हक में कब आई, कैसे आई, और मैं उसका मालिक कैसे बना, ये कंप्लीट जानकारी उसको देनी पड़ेगी। इस केस में ये कंप्लीट जानकारी उस विल में नहीं थी। ये विल तो बना रखी थी कि मैं मेरे जमीन जो है मेरे मरने के बाद जो मेरे भाइयों को देना चाहता हूं, मेरी वाइफ को जो है भाई उससे मैं बेदखल कर रहा हूं, लेकिन उसने उस जमीन का या अपनी कंप्लीट जानकारी मेंशन ही नहीं की, मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मैं उसका ओनर कैसे बना हूं। तीसरी चीज और सबसे मुख्य चीज, अगर आप विल बना रहे हो तो विल आप वैलिड विल बनवाओ जी। वैलिड विल, एक होता है ना कि मैंने सादे कागज पे लिख दिया, नीचे अपने साइन लगा दिए कि मेरे मरने के बाद मेरी जमीन फलाने आदमी को दे दीजिए, ना जी, आप स्टांप लो, स्टांप पे अपना जो है पूरा बायोडाटा जो उसके ऊपर टाइप करवाओ और फिर जो है उस विल को आप रजिस्टर भी करवाओ। और एक पॉइंट यहां पे ये भी ऐड किया है कि आप जो है विल को रजिस्टर करवाओ जी, ठीक है। आप बिना रजिस्टर किए भी क्या कर सकते हो, जमीन को चला सकते हो, इसको विल को चला सकते हो। लेकिन सबसे जरूरी चीज यही है कि अगर आपने विल एक बार भाई रजिस्ट्रेशन करवा लिया सरकारी खजाने में, तो उसमें क्या होता है फिर धोखाधड़ी के चांस जो है वो ना के बराबर हो जाते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर विल वैलिड ही नहीं मानी जाएगी अगर ये पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ तो, और वो होता है एटलीस्ट 1 विटनेस। जब भी विल कोई बना रहा है तो कम से कम एक अडल्ट विटनेस होना चाहिए। अडल्ट का मतलब जिसकी उम्र 18 से ऊपर हो, वो ना तो पागल हो और ना उस टाइम वो नशे में हो। जो विटनेस है वो नशे में नहीं होना चाहिए, नींद में नहीं होना चाहिए, वो जो है अडल्ट होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। और जिस टाइम विल बनाई जा रही है वो भी पूरे होशो हवास में होनी चाहिए। ये नहीं कि अपना मार के 4-5 पैक बोला कि आज मैं विल बनाऊंगा। नशे में बनाई गई विल वैलिड नहीं मानी जाती है। तो एटलीस्ट एक विटनेस, और अगर विल बनाते टाइम कोई विटनेस नहीं है तो विल मानी नहीं जाएगी, वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। ये 5 चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर आप अपने पार्टनर को उस जमीन से बेदखल करना चाहते हो, जो कि इस केस के अंदर क्या है खामियां पाई गई थी। हुआ क्या था, दरअसल मैं आपको बता देता हूं, इस केस में जो है वाइफ केस जीत गई। वाइफ केस इसलिए जीत गई क्योंकि हस्बैंड ने जो है विल बनाई थी अपने भाइयों के नाम की कि भाई मेरी प्रॉपर्टी जो है मेरे भाइयों को दे दी जाए मेरे मरने के बाद में। लेकिन उस विल में ये जो मैंने 5 चीजें आपको बताई ये खामियां मिली, और खामियां मिलने के बाद कोर्ट ने लिख के दे दिया कि भाई हमारी राय में जो है ना हम अपील स्वीकार करते हैं। स्वीकार क्यों करते हैं, क्योंकि उस विल में इतनी खामियां मिली है, तो यानी कि वो विल या तो फोर्जरी है या फिर वो जो है धोखे से बनाई गई है। इसीलिए उस जमीन की रियल हकदार उसकी वाइफ है, और वो वाइफ जिसको उस हस्बैंड ने क्या कर रखा था उस जमीन से बेदखल कर रखा था। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूं शॉर्ट में, फिर आपको जो है पूरा जजमेंट ये अच्छा लगेगा और वो 5 चीजें जो है आपको मालूम चल जाएगी। देखो हुआ क्या था, काफी बड़ा जजमेंट है लेकिन हम आपको सिर्फ जो मुख्य मुख्य चीजें इसके अंदर दिखाते हैं। देखो हुआ क्या था, स्वर्गीय छज्जूराम पति हैं, इनकी वाइफ ने क्या कर दिया, इनके भाइयों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया। ठीक है, इनके भाइयों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया कि उन लोगों ने क्या कर रखा है, मेरे पति की जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा है। छोड़ी गई संपत्ति एकमात्र स्वामी और कब्जेदार घोषित करने की मांग की गई है। वादी यहां पे वाइफ है, ने
ये स्टे की मांग की और ऑप्शनल रूप से बेदखल पाए जाने की स्थिति में वो अपने ही पति की जमीन से बेदखल थी, संपत्ति का कब्जा वापस दिलाने की मांग की उसने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इसलिए पिटीशन लगाई है, मेरे को जो जमीन से बेदखल किया गया है वो मेरे को वापस दिलवाया जाए, वो जमीन पे मेरे को कब्जा वापस दिलवाया जाए। किसको? जो मेरे पति की जमीन है। और कब्जा किसने कर रखा है? कब्जा भाइयों ने कर रखा है। भाइयों ने कब्जा क्यों कर रखा है? क्योंकि भाइयों के नाम पे विल बनी पड़ी है। ठीक है, सारे केस जीत गए भाई, यानी कि हाई कोर्ट तक ने भी कह दिया कि भैया ये जो है भाई केस जीत रहे हैं। और अब वाइफ आ गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने देखो क्या कहा संक्षेप में, वाद पत्र में निम्नलिखित का, वादी के पति छज्जू का, वो एक कृषक थे भाई, खेतीबाड़ी करते थे, वे वाद में उल्लेखित संपत्ति के एकमात्र स्वामी थे, वो एक ही मालिक था। उनकी डेथ 1992 में को बिना वसीयत के हुई है और निसंतान वादी उनके एकमात्र उत्तराधिकारी है। प्रतिवादियों का वाद में उल्लेखित संपत्ति का कोई अधिकार नहीं। प्रतिवादी कौन है? भाई, उनका उसमें कोई लेना देना नहीं उस प्रॉपर्टी में, ऐसा वादी का कहना है, हक या हित नहीं है। फिर भी 1974 की एक जाली वसीयत के आधार पर प्रतिवादियों ने राजस्व अभिलेख को अपने नाम पर उत्परिवर्तन संख्या 66 फलाने फलाने के माध्यम से दर्ज करवा लिया। वाइफ का कहना है कि मेरे पति ने कोई विल नहीं बनाई थी और उनकी डेथ फलाने तारीख को हो गई थी, उस जमीन की अब मैं एक ही वारिस हूं, यानी कि मेरी पति के बाद में जो है मैं ही हूं जो हूं, उसके भाई जो है वो सेकंड दर्जे के वारिस होते हैं। और उन्होंने एक वसीयत कोर्ट में पेश की जो कि जाली है, ऐसा उन्होंने कहा है, जो कि उन्होंने वसीयत धोखाधड़ी से और अनुचित प्रभाव कार्य करती है, इसलिए उस वसीयत को भी क्या किया जाए? शून्य किया जाए। ये अपनी बात रखी है उस वाइफ ने। इसके अलावा छज्जू के पास अपनी पत्नी को उत्तराधिकार से वंचित करने का कोई कारण नहीं था, ना ही उसने ये मेंशन कर रखा वसीयत में कि मैं मेरी वाइफ का हिस्सा क्यों नहीं देना चाहता हूं, क्या रीजन है कि भैया मैं इसको यहां पे बेदखल कर रहा हूं, ऐसा भी उसने कोई रीजन मेंशन नहीं कर रखा है वसीयत में। यानी कि जो जाली है या असली है जो भी है उसके अंदर वो चीज भी मेंशन नहीं है। वादी वाद में उल्लेखित संपत्ति पर कब्जे में है। वाद का कारण तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादियों ने उत्परिवर्तन के आधार पर वादी के कब्जे में इंटरफेयर किया और फिर तब जब प्रतिवादियों ने वाद उल्लेखित संपत्ति पर वादी के अधिकार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यानी कि वो उस जमीन के ऊपर आज भी रह रही है, लेकिन क्लेश तब पैदा हुआ जब सामने वाली पार्टी आई, ये जमीन हमारी है, हमारे नाम पे वसीयत बनी हुई है, इसलिए आप यहां से जाओ। फिर आ गया कोर्ट के अंदर मुकदमेबाजी। प्रतिवादियों ने अन्य बातों के साथ साथ यह दावा करते हुए मुकदमे का विरोध किया कि छज्जू वाद में वर्णित संपत्ति का स्वामी था, वो एक अकेला मालिक था। उसने 1974 को अपनी संपूर्ण चल और अचल संपत्ति की पंजीकृत वसीयत प्रतिवादियों के पक्ष में किया। देखो, पंजीकृत का मतलब होता है रजिस्टर। उन्होंने कोर्ट में उसको रजिस्टर करवाया है कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी वसीयत इन लोगों को दे रहा हूं। वसीयत उसने स्वच्छ मन से, प्रेम और स्नेह से तथा वसीयतकर्ता और वादी को दी गई सेवाओं के प्रतिफल के रूप में निष्पादित की थी और वे अभी भी वादी को भोजन, आवास और जीवन की अन्य आवश्यकताएं प्रदान करने उसकी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो विल जो है वो रजिस्टर्ड विल है, उन्होंने अपनी मर्जी से विल बनाई है और अभी भी वो उसको, यानी कि उसकी मौत तक उसका क्या कर रहे थे, उसकी सारी सेवाएं कर रहे थे अपने भाई की। इसके अलावा वादी को वसीयत की पूरी जानकारी थी। वादी मतलब पत्नी को भी पूरी जानकारी थी कि मेरे पति ने विल जो है मेरे देवर जेठ यानी कि उसके भाई है उनके नाम पे बनवा रखी है। उसने कोई आपत्ति नहीं उठाई, उसके जीते जी उसने कोई आपत्ति नहीं उठाई। वास्तव में यह मुकदमा उसके रिश्तेदार फलाने फलाने के उकसाने पर दायर किया गया है, जो किसी भी तरह की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे वसीयत के आधार पर वादी की उपस्थिति में 1992 को यो चीजें, अब वो सारी चीजें वही आ गई। अब आप समझ गए होंगे, हमने दोनों पार्टियों की बात देखी। उनका कहना है कि भैया उन्होंने कोई वसीयत नहीं बनाई, वो वसीयत जो है वो एक जाली वसीयत है और मेरे को जो जमीन से बेदखल ना किया जाए, मेरे को जमीन का जो मालिकाना हक दिया जाए, ये उनकी वाइफ का कहना है। और उनके भाइयों का कहना है कि उस आदमी ने जीते जी जो है 1974 में एक रजिस्टर्ड विल बनाई है। रजिस्टर्ड विल है तो मतलब कोर्ट में विल है, उसके बाद जो है उसकी हम सेवा भी करते रहे हैं और जीते जी पता था कि मेरे हस्बैंड ने इनके नाम पे वसीयत करवा रखी है और वो वसीयत ओरिजिनल है। क्लेश ये है। अब आगे देखते हैं हुआ क्या। अब आगे डायरेक्ट मैं आपको इसकी गाइडलाइन पे लेके चलता हूं, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन बताई कि किन किन चीजों का ध्यान में जो है भाई रखना चाहिए। जो 5 चीजें मैंने आपको बताई है, कोई भी बंदा अगर अपनी वसीयत बना रहा है ना, उन 5 चीजों को आप जरूर ध्यान में रखो, वरना जाने वाला चला जाता है। और पीछे देखो, अब 1992 से लेके और आज 2026 आ गया, 26 साल ये और तकरीबन 8 साल वो, तकरीबन 34 ईयर। जाने वाला तो चला गया और कहीं उसका और जन्म हुआ होगा तो वहां पे भी वो 33-34 साल का हो गया होगा, लेकिन जमीन के कलेश अभी भी चल रहे हैं। और सिर्फ दिक्कत क्या थी, विल अगर हमने सही नहीं बनाई तो। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, भले ही अपना कलेश हो या ना हो किसी के साथ में,
चलो ये तो एक हस्बैंड वाइफ का मैटर है, जर्नली भी अगर हम देखते हैं, हमको हमारी जमीन की विल वैसे भी बना लेनी चाहिए। ये समझदारी का काम होता है। समझदारी का काम हम इसको इसलिए बोलते हैं ताकि आज जो चीजें हम झेल रहे हैं, आज हर दूसरे घर में ना, जिसके पास में जमीन है, हर उस दूसरे घर में जमीन का कलेश चल रहा है। जिसके पास में खेती बाड़ी की जमीन है, किसी ने उसके रास्ते बंद कर दिए, किसी ने उसके डोले नाके काट लिए, किसी ने कुछ कर दिया, किसी के अगर प्लॉट प्रॉपर्टी की जमीन है तो उसने किसी ने कब्जा कर रखा है। जिनके पास प्रॉपर्टी है तो हर दूसरे या तीसरे बंदे के साथ में प्रॉपर्टी का कलेश चल रहा है। और इसका मेन रीजन यही है कि पहले वाले जो मरने वाले थे उन्होंने मौके पे सही कदम नहीं उठाए। तो वो गलती जो है हमारी जनरेशन ना करे। हमारे घर में बेशक कलेश हो या ना हो जमीन के ऊपर लेके, लेकिन हमको उसकी विल जरूर बनानी चाहिए। समझदारी का काम हमको दिखाना चाहिए ताकि आने वाली जो पीढ़ी उनके बीच में ऐसे कलेश ना चले। अब देखो तकरीबन 30 से 34 साल सिर्फ मुकदमेबाजी में इनके निकल चुके हैं। थोड़ी उम्र नहीं होती ये जिंदगी का। अगर हम बोलते हैं ना कि भाई अब 60 साल की उम्र एक एवरेज मानी जाती, तो आधी उम्र तो मुकदमेबाजी में चली गई। अब देखो हुआ क्या, यहां पे छज्जू था अर्थात वसीयतकर्ता एक किसान था, इसलिए वसीयत प्रस्तुतकर्ता पर न्यायालय के न्यायिक विवेक को संतुष्ट करने का भारी भार है। इसका मतलब यह होता है जिसने वसीयत बनाई है वो तो चलो चला गया, लेकिन जिसने कोर्ट में वसीयत रखी है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है कि वो वसीयत जेन्युइन है। वसीयतकर्ता ने अपनी स्वतंत्र इच्छा और उसकी विषय वस्तु की पूर्ण समझ के साथ वसीयत निष्पादित की थी। ये बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर रहेगा जो कोर्ट में वसीयत दिखा रहा है कि देखो जी ये मेरे नाम पे वसीयत है, तो वो वसीयत ओरिजिनल है, जेन्युइन है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर ही होगा। अब ये दिखाएगा कौन? ये तो वही दिखाएगा जिसके नाम पे जमीन आने वाली है। वसीयतकर्ता की विधवा अर्थात प्रथम श्रेणी की एकमात्र उत्तराधिकारी को उत्तराधिकार से वंचित करते हुए उन प्रतिवादियों के पक्ष में किया गया प्रावधान अस्वाभाविक था और संदेह पैदा करता है। इसलिए न्यायालय को वसीयत प्रस्तुतकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जांच करते समय सावधानी बरतनी पड़ेगी। भाई जो भी बंदा वसीयत वो पेश कर रहा है ना, तो कोर्ट को उसके साक्ष्य यानी कि उसके सबूत साथ में देखने पड़ेंगे और बड़ी सावधानी से कि भैया ये वसीयत ओरिजिनल है कि नहीं। पहला सवाल यही आएगा कि जो वसीयत कोर्ट में पेश कर रहा है ये वसीयत ओरिजिनल है कि नहीं है, ये कोर्ट को उसकी जांच करनी पड़ेगी ताकि इस बात से संतुष्ट हो सके क्या वसीयतकर्ता अपनी स्वतंत्र इच्छा और उसमें किए गए प्रावधानों की प्रकृति और प्रभाव की पूर्ण समझ के साथ उसने वसीयत बनाई थी। अब ये चीज कैसे प्रूफ होगी? एटलीस्ट वन विटनेस। ये भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। अगर कोई विटनेस नहीं है ना तो भैया वसीयत मान्य नहीं होती है। तो एक विटनेस ऐसा होना चाहिए जो अडल्ट है, पागल नहीं है, नींद में नहीं है, नशे में नहीं है, जिसके सामने उसने वसीयत बनाई थी। तो विटनेस तो लेके आओ जिसके साइन है कि मेरे सामने बंदे ने अपनी मर्जी से वसीयत बनाई है, क्योंकि कोर्ट की संतुष्टि तो वही करवाएगा। और तो चलो फोरेंसिक टेस्ट जो है वो एक अलग पार्ट है, कोर्ट की संतुष्टि वो विटनेस करवा। एक से ज्यादा आप 2, 3, 5 कितने भी ले सकते हो। वसीयत प्रस्तुतकर्ता, वसीयत प्रस्तुतकर्ता मतलब जिसने कोर्ट में प्रस्तुत की है। साक्ष्य के आधार पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पाया कि वसीयत में एकमात्र प्रथम से उत्तराधिकार पत्नी को उत्तराधिकारी से वंचित करने के लिए दी गई व्याख्या गलत थी। यानी कि उसके अंदर जो उसने लिख रखा था ना मटेरियल, उससे लग ही नहीं रहा कि भैया उसने अपनी पत्नी को बेदखल कर रखा है। अगर कोई अपनी वाइफ को बेदखल कर रहा है तो उसके अंदर स्पेशल एक क्लोज ऐड उसको करना पड़ेगा कि भैया, जैसे चलो वाइफ का एग्जांपल हम छोड़ देते हैं, मान के चलो किसी के 4 बच्चे हैं, वो 2 के नाम पे वसीयत करना चाहता है, तो उसको 2 क्लोज और ऐड करने चाहिए वसीयत के अंदर कि मैं फलाने बेटे को या फलाने बेटी को इस वसीयत से क्यों बेदखल कर रहा हूं, उनको मैं जमीन क्यों नहीं देना चाहता हूं। वो रीजन यहां पे कोई मेंशन नहीं है। आगे, वसीयत में गलत बयान, जिसे वसीयतकर्ता ने निर्देशों पर लिखा गया बताया गया है, यानी कि उसके अंदर जो बयान है वो गलत है और कहने वाला कह रहा है कि उसी ने लिखवाए हैं जो मरने वाला था जिसकी जमीन थी। और इस तथ्य के साथ कि वसीयतकर्ता एक निरक्षर व्यक्ति था, यानी एक कृषक व्यक्ति था जो केवल अपने अंगूठे के निशान से ही दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकता था। वो आदमी सिर्फ अंगूठा लगा सकता था क्योंकि किसान आदमी था। इस बात पर गंभीर संदेह पैदा करता है क्या वसीयतकर्ता ने अपनी स्वतंत्र इच्छा और उसमें किए गए प्रावधानों की प्रकृति और प्रभाव को पूरी समझ के साथ वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे। वसीयत के पीछे बिना हस्ताक्षर के निशान होने के कारण जो इस बात पर गंभीर संदेह पैदा करते हैं कि वसीयत को पंजीकरण के लिए किसने प्रस्तुत किया था। अब एक डाउट ये भी है कि जिस आदमी ने जो सिर्फ एक अंगूठा छाप था, उसको क्या पता उसके अंदर क्या लिखा हुआ क्या लिखा हुआ नहीं है। यानी कि कोई अंगूठा छाप आदमी है जिसको अंगूठा ही लगाना आता है, सीधी बात उसको पढ़ना भी नहीं आता। जिसको लिखना नहीं आता तो यही मान के चलेंगे उसको पढ़ना भी नहीं आता।
तो फिर उसकी विल पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किसने की? एक ही जगह अंगूठा है, बिना वसीयत के पीछे बिना हस्ताक्षर के निशान होने के कारण, क्योंकि वसीयत के पीछे भी साइन होते हैं तो वसीयत के पीछे कोई हस्ताक्षर नहीं है, तो फिर उसको पंजीकरण किसने करवाया भाई? दस्तावेज के पंजीकरण से भी यह संदेह दूर नहीं हो सकता है। भाई दस्तावेज पंजीकरण तो है, पर जो पंजीकरण हुआ वो भी अधूरा हुआ है, ये भी डाउट में है। संक्षेप में, वसीयत के निष्पादन को लेकर कुछ सस्पेक्टेड परिस्थितियां थी जिनका वसीयतकर्ता द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, जिससे वसीयतकर्ता द्वारा उसके वैध निष्पादन के संबंध में संदेह दूर हो सके। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वसीयत को न्यायिक विवेक के अनुरूप न मानते हुए खारिज किया जाना अनुचित या तर्कहीन नहीं कहा जा सकता है। यानी कि जो पहली कोर्ट थी उन्होंने इस मुकदमे को खारिज किया था कि भैया मैं इस वसीयत पे भरोसा नहीं करता हूं, और वसीयत पे भरोसा नहीं करता हूं तो उस चीज को हम तर्कहीन नहीं कह सकते हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कह दिया कि हम भी क्या करते हैं, हम भी इस वसीयत को नहीं मानते हैं। भाई क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि वही सारी चीजें आ गई, ना कोई विटनेस है, ना उसने अपनी कंप्लीट जानकारी उसके अंदर दी है, ना जमीन की जानकारी उसके अंदर दी है, कोई चीजें मेल नहीं खाती हैं। देखो आगे देखते हैं। हालांकि जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की, वसीयतकर्ता एक कृषक था जो केवल दस्तावेज पर अंगूठे का निशान लगा सकता था, और वसीयत में उसने एकमात्र प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकार को उसके निकट संबंधी इतर व्यक्तियों के पक्ष में वंचित कर दिया था। और वसीयत में वसीयतकर्ता के साथ वसीयत पाने वाले व संबंध में वसीयत पाने वाले के साथ वसीयत भोजन आवास में संबंध गलत विवरण थे। देखो 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 देखो, वसीयत पाने वाले के साथ वसीयतकर्ता के भोजन और आवास के संबंध में गलत विवरण थे। वो कहां का रहने वाले था, कहां का उसका रेजिडेंस है, उसके वो भी गलत विवरण वसीयत के अंदर मेंशन थे। इन सभी परिस्थितियों को मिलाकर यह गंभीर संदेह पैदा होता है कि वसीयतकर्ता ने वसीयत को अपनी स्वतंत्र इच्छा और उसमें किए गए प्रावधानिक प्रकृति प्रभाव की पूरी समझ के साथ निष्पादित किया गया था। संदेह है इस बात पे, देखो इस बात पर गंभीर संदेह है कि जो वसीयत करता है ना भाई, उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा से वसीयत लिखी होगी। तो अगर वो स्वतंत्र इच्छा से लिखता तो अपना एड्रेस भी सही लिखता, अपना भोजन पानी सब सही लिखता, वो चीजें भी गलत लिखी हुई हैं। उस संदर्भ में यदि किसी अंतिम न्यायालय का न्यायिक विवेक वसीयत के वैध निष्पादन के बारे में संतुष्ट नहीं है तो द्वितीय अपील न्यायालय के लिए प्रथम अपील न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों में इंटरफेयर करना कोई महत्वपूर्ण कानून प्रश्न नहीं उठता है। इसलिए उपरोक्त चर्चा के मुद्दों पर किए जाने के बाद निचली अदालत द्वारा पारित और प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पुष्टि की डिग्री में 100 के शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंटरफेयर नहीं किया जा सकता है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है और हाई कोर्ट का जो आदेश था उस निर्णय और आदेश को रद्द किया जाता है। तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कौन आया था? पत्नी आई थी, है ना, पत्नी या उसके रिप्रेजेंटेटिव आए थे, हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं थे। तो हाई कोर्ट का फैसला क्या था? भाइयों के नाम पे प्रॉपर्टी जा रही थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। इसका मतलब जो है अपील स्वीकार होगी। अपील किसकी स्वीकार हुई है? जिन्होंने याचिका लगाई, याचिका पत्नी या उसके रिप्रेजेंटेटिव ने लगाई, तो वो लोग केस जीत गए। और वो लोग केस किस बिहाफ पे जीते हैं? क्योंकि जो विल 1974 में बनी थी उसके ऊपर संदेह है कि वो ओरिजिनल नहीं है। और संदेह क्यों हुआ? क्योंकि वसीयत जिसने बनाई थी उसका एड्रेस ही सही नहीं है, जमीन का प्रॉपर एड्रेस वगैरह नहीं है, और कोई विटनेस वहां पे नहीं है। और अगर आपने उसकी रजिस्ट्री करवाई है तो रजिस्ट्री पे भी संदेह है कि रजिस्ट्री करवाई किसने, जिसके प्रॉपर उसके ऊपर साइन भी नहीं है। तो अगर आप भी किसी को भी अपनी जमीन से बेदखल करना चाहते हो ना, और अगर आप उसकी विल बनाना चाहते हैं कि भाई विल के माध्यम से जो है भाई मैं इसको मेरे मरने के बाद इसके पास मेरी जमीन ना चली जाए, तो आप इन 5 चीजों का तो ध्यान रखना ही रखना। साथ में एक क्लॉज और ऐड करना जो मैं स्पेशली आपको बता देता हूं कि जिस व्यक्ति को आप उस विल से बेदखल करना चाहते हैं, वो बच्चे भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कि भाई मेरे जैसे 4 बच्चे तो मैं 3 को देना चाहता हूं, एक को क्यों नहीं देना चाहते, तो आप एक क्लॉज जरूर बनाएं इस रीजन का कि भैया मैं उसको जमीन से बेदखल क्यों कर रहा हूं। और इस विल के अंदर, इस केस के अंदर वाइफ को बेदखल किया गया था, इसका कोई स्पेशल रीजन भी उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है। तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, और आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको केस नंबर दिखा देता हूं, अभी का जजमेंट है जुलाई का। देखो इस केस के तहत में सुप्रीम कोर्ट ने अपने को फैसला दिया है जी, 6 जुलाई 2026 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो उम्मीद करेंगे जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब आप इसको जरूर कर लें। थैंक यू।